हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही थी राजस्थान की राज व्यवस्था, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के संदर्भ में। का जो आज जो एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके संदर्भ में आरपीएससी एक क्वेश्चन जो है हमसे जरूर पूछती है। बहुत ही सामान्य सा, छोटा सा और साधारण सा टॉपिक है। अगर इसको ढंग से अपन इसको क्लियर कर लेते हैं तो इसका एक जो क्वेश्चन है वो हमारा 100% जो है पक्का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है भाई। अब राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक बात कर लेते हैं अपन कि मानवाधिकार क्या होते हैं और व्यक्ति को मानवाधिकार कब से मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बात समझा दूं, व्यक्ति के जन्म से ही व्यक्ति को क्या मिल जाते हैं, मानवाधिकार प्रदान किए जाते हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी है, व्यक्ति को जन्म से ही मानवाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि मानवाधिकारों का अर्थ क्या है, यानी व्यक्ति या मनुष्य का ऐसा जीवन जिसमें वो अपने सभी मूलभूत आवश्यकताओं की जो है पूर्ति कर सके, यानी एक सभ्य जीवन जी सके। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वो एक सभ्य जीवन जी सके, और वो सभ्य जीवन जीने के जो उसकी जो मांगे हैं अगर वो पूर्ति हो जाए तो वही अपने आप में क्या मान ली जाती है, अधिकार मान ली जाती है। अब सभ्य जीवन जीने का मतलब, इसका अर्थ इसके दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति को इसकी जो सारी आवश्यकताएं उसकी व्यक्ति को समाज के अंदर एक सभ्य जीवन जीने का अधिकार हो, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे उसको रोटी कपड़ा मकान मिले, ये आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो रही है अगर एक समाज के अंदर, तो उसका अपने आप में सभ्य जीवन है, वो उसके मानवाधिकार जो है इसके जो है उसकी पूर्ति की जा रही है। अगर इन सभी आवश्यकताओं से अगर व्यक्ति को या मनुष्य को वंचित किया जाता है तो वो उसके मानवाधिकारों का क्या मान लिया जाएगा, उल्लंघन मान लिया जाएगा। ठीक है, और यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं कि मनुष्य और जानवर में फर्क इतना होगा कि आप जानवर को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करते हो, अगर वो पालतू है उसको उस तरीके से ट्रीट करते हो, अगर आप उससे काम करवाना चाहते हो तो उस जानवर को आप उस तरीके से ट्रीट करते हो। एक मनुष्य है तो मनुष्य को अपने जीवन को इस तरीके से जीने का अधिकार मिले ताकि वो अपनी सभी आवश्यकताओं की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। और वो सारे अधिकार अगर उसको मिलते हैं, उसी को आप क्या मान सकते हो, मानवाधिकार। क्या क्या हमें चाहिए होता है, हमें जीवन जीने के लिए एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें हमारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति, तो हमारा किसी प्रकार से कोई शोषण ना हो, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले। वो एक अपने आप में क्या हो सकता है, सभ्य समाज हो सकता है, और वही हमारे अधिकार हो सकता है। और उन्हीं अधिकारों को सम्मिलित कर कर एक समूह बनाकर हमने किसमें किया, मानवाधिकारों में जोड़ दिया। अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए, क्या हमारे संविधान में मानवाधिकारों के लिए कोई प्रावधान है, या फिर संसद के द्वारा हमारे मानवाधिकारों के लिए कोई कानून का निर्माण किया गया, इन सभी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। एक तरीके से मैं बात समझूंगा कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि मानवाधिकार आप किसको कह सकते हो। एक लोकतंत्र में व्यक्ति के मानवाधिकारों की कैसे आवश्यकता की जा सकती है, राजतंत्र में व्यक्ति के मानवाधिकार किस प्रकार से थे। राजतंत्र में राजा का शासन था जहां व्यक्ति के अधिकारों की जो है अगर देखा जाए तो किसी प्रकार से उसकी पूर्ति बहुत मुश्किल से हो पाती थी। जिस प्रकार राजा चाहता था उसी प्रकार प्रजा को अपना जीवन व्यतीत करना होता था।
लेकिन राजतंत्र से निकलकर हम लोकतंत्र की शरण में आए हैं, तो लोकतंत्र में राइट्स दिए जाते हैं ताकि आप अपने जीवन को सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से जी सके। राजतंत्र में राजा के शासन थे, लोकतंत्र में जनता के लिए शासन बनाया जाता है, जनता की डिमांड्स पूरी करने के लिए शासन का संचालन किया जाता है। अगर इस प्रकार के शासन में भी आपके अधिकारों को वंचित किया जाता है तो मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है, और उनके संरक्षण के लिए सारे राज्यों ने, सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर प्रावधान किए हैं। भारत में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। ये प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया? 10 दिसंबर को, और इसी दिन से 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ताकि व्यक्ति को या हर देश को मानवाधिकारों के प्रति क्या हो, जागरूकता हो और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए वो कार्य करे। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है और सभी यूएनओ के जो सदस्य देश थे उनसे आग्रह किया जाता है कि अपने अपने देश में एक मानवाधिकार आयोग जैसी बॉडी का निर्माण किया जाए। संविधान में मानवाधिकारों को एक तरीके से स्थान नहीं दिया गया, लेकिन मानवाधिकारों से जुड़े हुए कुछ अधिकार हमारे संविधान में मिल जाएंगे, जिसमें मैं बात करूंगा मोटा मोटा आर्टिकल 21। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ मानवाधिकारों की भी बात करता है। अनुच्छेद 21 ये बोलता है कि राज्य में व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और वो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकता है। राज्य उसके जीवन में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक उससे किसी प्रकार के कानून या संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। यानी अगर वो अपना जीवन जीना चाहता है, जिस तरीके से रहना चाहता है, उसे उस तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, अगर वो किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। राज्य उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं करेगा। यह बात आर्टिकल 21 और 21 में यही बात हमें समझाएगी है कि 21 के तहत ही व्यक्ति को वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो एक मानवाधिकार के अंतर्गत में शामिल किए गए। प्रकार संविधान का आर्टिकल 21 हमारे मानवाधिकारों की भी बात करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये बिंदु आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। अब यहां से जो मुख्य जो तथ्य है, हमारे एग्जामिनर जो हमसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आप कब मना सकते हो? तो आप बताओगे सर 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाएंगे। चलो ठीक है, सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये पूछी जाती है, क्या संविधान में, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है यह हमारे मानवाधिकारों की बात करता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान, आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर मानवाधिकार और मूल अधिकार में अंतर क्या होता है? मैं बेसिक थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस पे। मूल अधिकार किसी देश या संविधान के द्वारा प्रदत्त यानी दिए जाते हैं नागरिकों को, और मानवाधिकार व्यक्ति को जन्म से मिल जाते हैं। बस फर्क ये है कि जिसे राज्य प्रदान करता है अधिकारों को, राज्य उन्हें छीन भी सकता है, उन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति को जन्म से अधिकार दिए जाते हैं उन्हें राज्य प्रतिबंध नहीं करेगा। अगर राज्य उसके पर प्रतिबंध लगाता है तो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन का विषय माना जाता है, जिसके लिए राज्य पर किसी न किसी तरीके से पाबंदी लगाई जाती है। ये थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं, जब पूरी दुनिया मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकारों के बारे में चर्चा कर रही थी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर सभी देशों के द्वारा, जो विकसित देश है उन्होंने मानवाधिकारों की स्थापना कर ली, उन्होंने मानवाधिकारों के संरक्षण की बात की। तो बात आई भारत की, कि भारत के द्वारा अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं किया जाता। वैश्विक स्तर पर भारत की निंदा हुई। भारत सरकार ने इस ओर कदम उठाया और एक कानून बनाया, मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम। सुनते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं। मानवा अधिकार संरक्षण, मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये जो संरक्षण अधिनियम है भारत सरकार ने 1993 में बनाया। कब बनाया भाई? 1993 में। ठीक है, संसद ने ये कानून बनाया और इस कानून के अंदर ये बात लिखी गई है कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार आयोग होगा और राज्यों स्तर पर भी एक राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। का मतलब ये हुआ कि एक केंद्र के स्तर पर मानवाधिकार आयोग होगा और एक राज्य स्तर पर क्या होगा? मानवाधिकार आयोग होगा। अब केंद्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग होगा, उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की श्रेणी में हम रखेंगे। तो आप किस श्रेणी में रखोगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की श्रेणी में रखोगे और जो राज्य स्तर पर गठित किए जाएंगे उन्हें आप राज्य मानवाधिकार आयोग की श्रेणी में रखोगे। बात समझ में आई होगी। सर इनका काम क्या है? ये निकाय, संस्था या इनको बॉडी बोल दो, इनका गठन इसलिए किया जाता है ताकि राज्य स्तर पर, अलग अलग राज्य स्तर पर राज्यों के नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण किया जा सके और पूरे भारतीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण किया जा सके। और ये दोनों ही आयोग जो है वो किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। संसद ने इस कानून को बनाया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये कानून बनने के बाद में हर राज्य के लिए मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई, जिसमें से राजस्थान में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और यही हमारे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर सिलेबस में जोड़ा गया है और उसी को अपन पढ़ेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। ये यहां तक की कहानी समझूंगा कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, नानक क्लास के ऑनलाइन ऐप पे जाइएगा और आपको नानक क्लास के सभी प्रकार के जितने भी कोर्सेज है उन पर आपको 15 अगस्त की उपलब्धि पर, यानी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपको 78% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट यानी छूट मिलेगी। आप किसी भी कोर्स को परचेज करें, चाहे वो हमारे ऐप के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है चाहे उस पे जाए, चाहे वीडियो कोर्स हो, चाहे आपको अलग वीडियो कोर्स मिले, उन सब पर आपको 78% का क्या मिलेगा? 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का ऑफ मिलेगा। आप वहां पर जाकर विजिट करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखना बस ये ऑफर आप 13 अगस्त से 15 अगस्त तक का ही रहेगा, उसके बाद में ये ऑफर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है भी। अब बात करते हैं आगे। टॉपिक था हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग। और राज्य मानवाधिकार आयोग में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, और वो बिंदु ये है कि जो मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है, इस अधिनियम की जो धारा है, ध्यान रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, धारा 2 घड़ी जिसको आप बोलते हो,
धारा 2 का क्लोज है घ। इस धारा के अंदर, अधिनियम की इस धारा के अंदर मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है कि आप किस संदर्भ में मानवाधिकारों को परिभाषित कर सकते हो। वो व्याख्या जो है, यानी मानवाधिकार की व्याख्या, या मैं इसको बोल सकता हूं परिभाषा, इस धारा में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस धारा में मानवाधिकारों को परिभाषित कर दिया गया और हमारे यहां राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। क्या क्या पढ़ना है? पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इसकी धाराओं पर अपन चर्चा करेंगे। पहले मैं सीधा स्ट्रक्चर की बात करता हूं। इसका जो गठन है वो किस तरीके से होता है, राजस्थान में इसका गठन कब हुआ, के बाद में सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, और उसके बाद में वेतन भत्ते, त्याग पत्र और पद से बर्खास्त। ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे। सर धाराएं आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में जो धाराएं, जो याद करने वाली धाराएं हैं वो याद करवा दूंगा। सभी धाराएं याद करने की जरूरत नहीं होती, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहां समझा दूंगा। और मैं 2 धाराएं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा और वो धाराओं के संदर्भ में बनाना चाहता है तो वो 2 गोल्डन धारा है, जिसमें से एक तो ये रही और एक धारा और मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गठन, सदस्य, योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते और त्याग पत्र, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए। अब बात करेंगे अपन सबसे पहले कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो कब होता है। 2 तरीके से प्रश्न आता है यहां से। पहला कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का राज्य स्तर पर गठन किया जाएगा। यह बात इस अधिनियम की जो धारा 21 है, 21 में यह बात लिखी गई है कि प्रत्येक राज्य स्तर पर एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी धारा के तहत राजस्थान में इसका गठन किया गया। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। 18 जनवरी 1999। अभी हाल ही में सीएटी के एग्जाम होने वाले हैं, इनमें एक आधा यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करूंगा राजस्थान में 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ और गठन के साथ ही इसका मुख्यालय राज्य सरकार तय करती है कि कहां पे होगा। मुख्यालय स्थापित किया गया जयपुर में। मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया, जयपुर में। मुख्यालय जयपुर में होगा कि जोधपुर में होगा कि बीकानेर में होगा, इस बात का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। यानी मुख्यालय कहां होगा इस बात का भी निर्धारण कौन करती है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो चीजें क्लियर होगी। चलो, हमने इस आयोग को स्थापित कर दिया, लेकिन जैसे ही आयोग की स्थापना हुई उसके बाद में इसने कार्य करना शुरू किया। इसने कार्य आरंभ कब किया, एक्टिव कब हुआ, सदस्य, यानी कार्य आरंभ का मतलब ये होता है कि जिस दिन सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिस दिन सदस्यों की नियुक्ति होती है उस दिन से यह आयोग अपना कार्य आरंभ कर देता है। और इसने अपना कार्य आरंभ किया था 23 मार्च सन 2000 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 तारीखें आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है
राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य कब आरंभ किया? तो तारीख याद रखना बेटा, 23 मार्च सन 2000 को, और इस दिन से इसने कार्य आरंभ कर दिया। अब आपको एक बिंदु और ध्यान रखना है इसी के संदर्भ में, ये ध्यान रखना है कि जब राजस्थान में ये आयोग गठित किया गया तो ये आयोग किस प्रकार की अपने आप में विशेषता रखता है, यानी किस प्रकार का निकाय है। यहां से भी आपने देखा होगा कि एग्जामिनर पर्सन पूछता, ये है गैर संवैधानिक निकाय। कैसा है भाई? गैर संवैधानिक निकाय, सलाहकारी निकाय, यानी ये सलाह देता है राज्य सरकार को। नंबर 3, बहुसदस्यीय निकाय। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय। गैर संवैधानिक का मतलब हो गया बेटा इसका संविधान में, देखो निकाय यानी आयोग, ये 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक, एक तो कैसा होता है? संवैधानिक होता है। एक होता है सांविधिक, और एक होता है गैर संवैधानिक। कैसा होता है? गैर संवैधानिक। आगे मेरी बात समझ में? संवैधानिक का मतलब हो गया जिसका पर्टिकुलर संविधान में क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था आरपीएससी, मैंने बताया था 315 के अनुसार आरपीएससी का गठन किया जाएगा। तो जिसका उल्लेख संविधान में होता है वो आयोग अपने आप में क्या कहलाएगा? संवैधानिक कहलाएगा। सांविधिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं है, लेकिन किसी आर्टिकल को आधार बनाकर आपने किसी आयोग का गठन कर दिया तो वो सांविधिक होगा। जैसे कि मैं बताऊं आर्टिकल 19 में लिखा है कि व्यक्ति को जानने का अधिकार है। व्यक्ति को क्या होगा? जानने का अधिकार। अपने क्षेत्र में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है प्रतिनिधि, उसके बारे में हमें जानने का अधिकार है कि वो व्यक्ति जो चुनाव के लिए जो अपने आप का नामांकन भर रहा है वो व्यक्ति किस प्रकार का प्रोफाइल का है, के बारे में जानना हमारा राइट है। और इसी जानने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए हमें मिला है सूचना का अधिकार। क्या मिला है? सूचना का अधिकार। और इसी सूचना के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आयोग का गठन हुआ, सूचना आयोग। अब ये सूचना आयोग जो गठित किया गया है वो इस अनुच्छेद 19 को आधार बनाकर किया गया, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं था। अब इसका गठन करने के लिए संसद ने कानून बनाया, और कानून बनाकर क्या किया? इस आयोग का स्ट्रक्चर तैयार किया है। कैसे कैसे इसमें अध्यक्षों के सदस्यों, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं था, कानून बनाया, कानून में ये लिखा हुआ है, और उसी आधार पर ये जो है आयोग गठित हुआ है, तो इसका नाम होगा ये सांविधिक। मानवाधिकार विषय आर्टिकल 21 में मैंने आपको बताया जरूर जिक्र है, लेकिन किस प्रकार से का गठन किया जाए, किस प्रकार का संरचना यानी स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए संसद ने क्या किया है? कानून बनाया है, कानून बनाकर उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये आयोग कैसा हो गया? गैर संवैधानिक हो गया। का मतलब ये हुआ कि यह आयोग किस प्रकार का है? गैर संवैधानिक है। सलाहकारी इसलिए है क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी क्षेत्र में होता है तो राज्य सरकार को सलाह देता है, और राज्य सरकार को सलाह देकर या सिफारिशें करता है कि आप उसके अधिकारों की संरक्षण करें। बहुसदस्यीय निकाय इसलिए हो गया कि इसमें एक से अधिक सदस्य हैं, इसलिए इसको आप बहुसदस्यीय निकाय बोल सकते हैं। तो ये इसकी पहली बात थी। मैंने कहा ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहां से एग्जामिनर क्या करता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ। ठीक है सर, ये दो बातें हमें समझ में आ गई। गठन हो गया। अब बात करेंगे गठन के बाद में इसके नियुक्ति की। नियुक्ति या योग्यता को पढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात, आपके सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है उसका जो फर्स्ट पेपर है जिसमें एक पार्ट जुड़ता है भारत की और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, वीडियो कोर्स मेरे द्वारा कंप्लीट करवाया गया है, आप इसको परचेज कर सकते हो। वैसे इसकी कॉस्ट 999 रुपए है, लेकिन आज हमारे इस पर 78% जो है वो क्या चल रही है? छूट चल रही है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ये ऑफर 13 अगस्त से 15 अगस्त का है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप विजिट कर सकते हो। ठीक है भी।
बात करते हैं, अपना जो टॉपिक था गठन की बात हो गई। आयोग में मैं बात करूंगा, सबसे पहले आयोग का गठन हो गया, तो आयोग के गठन के बाद में आयोग के गठन के बाद में कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, इस बारे में अपने को ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी राज्य स्तर में देखो, पहले इसके अंदर अधिनियम बनाया गया था जो 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसमें यह प्रावधान था कि अगर किसी राज्य स्तर पर आयोग का गठन किया जाता है, उसमें एक अध्यक्ष, सुनते जाना, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होंगे। यह प्रावधान जो है ये अधिनियम 1993 में किया गया था। ठीक है, अब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि चलो ये तो पहले बात थी भी, अगर आप आयोग का गठन करते हो तो उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, तो टोटल कितने होंगे भाई, टोटल 5 लोग होंगे। लेकिन 2006 में इसके अंदर संशोधन किया गया, इस अधिनियम में 2006 में अधिनियम जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद जो सदस्य संख्या है इसको घटा दिया गया और सदस्य बना दिया गया भी, एक तो अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 3। तो वर्तमान में आयोग में कितने सदस्य होंगे, 2 सदस्य और एक अध्यक्ष, तो टोटल कितने हो गए, 3। और यह व्यवस्था कब से है, यह व्यवस्था 2006 से है। इसका मतलब हुआ कि जब आयोग का गठन किया गया उस वक्त हमारे यहाँ एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, अभी हमारे वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य संख्या का प्रावधान किया गया है। कौन से संशोधन में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2006 किस अधिनियम में संशोधन हुआ, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। बात समझ में आ गई होगी। चलो सर ये कहानी समझ में आ गई, इतने कैंडिडेट हो गए, लेकिन ये जो लोग आप यहां नियुक्त करोगे वो होंगे कौन, कौन लोग होंगे यहाँ पर, क्या हम और आप हो सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसके लिए हम बात करेंगे इनकी योग्यता के लिए। अपन किसकी बात करेंगे, इनकी योग्यता की बात करें। योग्यता मैं बोल रहा हूं आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब योग्यता में आपको 2 बातें समझनी है। पहली बात ये समझनी है अध्यक्ष के बारे में, ये आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो किस योग्यता का होगा और जो सदस्य होंगे वो किस योग्यता के होंगे, ये चीजें आपको समझनी। अब आयोग का जो अध्यक्ष होगा, मूल रूप से इसमें यह लिखा हुआ था, नंबर 1 पॉइंट ये लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का क्या होगा, न्यायाधीश होगा। सुनते जाना पहले इसको अच्छे से, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। और न्यायाधीश भी कौन सा, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी रिटायर्ड जज, वो भी मुख्य न्यायाधीश। मूल रूप से यह प्रावधान था कि आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो रिटायर्ड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। चलो ठीक, अच्छी बात है, रिटायर्ड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। लेकिन ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं रिटायर्ड, सेवानिवृत्ति के बाद, बहुत सारे ऐसे भी सदस्य होते हैं जो कार्य करने के इच्छुक नहीं होते या उनका स्वास्थ्य है वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। इस वजह से राज्यों में आयोग के अध्यक्ष का पद बहुत लंबे समय तक खाली रहता था। अब इस समस्या को समाप्त करने के लिए संसद ने संशोधन किया और संशोधन किया 2019 में, और इसमें एक लाइन और जोड़ दी कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश चलेगा, अगर ये नहीं है तो या
सेवानिवृत्त जो अन्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य न्यायाधीश है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को भी क्या कर सकते हो, आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में या तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या फिर अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसी योग्यता वाले व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो मैंने रेड लाइन से लिखा है ये 2019 के बाद से प्रावधान किया गया और यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। बात करेंगे सदस्य के लिए। सदस्यों के लिए योग्यता क्या डिसाइड की गई है वो समझिएगा। सदस्य के लिए कहा गया है कि या तो वो हाई कोर्ट में, यहां से सुनना, एक सदस्य ऐसा होगा जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश होगा, चाहे वो वर्तमान में एक्टिव हो, कार्यरत हो, या वो सेवा निवृत्त हो। चाहे वो कार्यरत हो, एक्टिव हो, वर्तमान में काम कर रहा हो जज के रूप में, या वो रिटायर्ड हो, लेकिन हाई कोर्ट का जो जज है वो होना चाहिए। अब हाई कोर्ट के जज नहीं मिल रहे हैं तो वो जो सदस्य है या फिर क्या होगा, जिला न्यायाधीश का सदस्य, जिला न्यायाधीश हो या फिर जिला न्यायाधीश हो। लेकिन ये एक जज, मतलब एक सदस्य है वो जज के रूप में होगा। अध्यक्ष तो है, वो तो है ही, जज होगा, सदस्य भी जज होना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करता हो या रिटायर्ड हो या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में काम करता हो। ऐसे व्यक्ति को आप एक सदस्य के रूप में आयोग में नियुक्त करोगे। के बाद में एक सदस्य मानवाधिकार आयोगों के बारे में जानकार हो, यानी मानवाधिकारों के बारे में जानकार हो, मानवाधिकारों का जानकार हो। एक सदस्य मानवाधिकारों का जानकार हो, मानवाधिकारों का जानकार हो। ठीक है, एक सदस्य मानवाधिकारों का जानकार होगा, बाकी ये सारे इसके क्वालिफिकेशन। ये कहानी हो गई अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, जब ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपकी इस पद पर क्या होगी भाई, आपकी इस पद पर क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, वो की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। आपकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और राज्यपाल ये नियुक्ति जो है वो किसी की सिफारिश पे करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। राज्यपाल जो है वो किसी की सिफारिश पर आपकी नियुक्ति करेगा और सिफारिश एक समिति की जाएगी। एक कमेटी का गठन किया जाएगा, उस कमेटी में कुछ लोग होंगे और वह कमेटी आपको सिफारिश करेगी, यानी राज्यपाल को सिफारिश करेगी और राज्यपाल फिर क्या करेगा, इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं ये जो समिति है, इस समिति में कौन लोग होंगे, ये प्रश्न आते हैं। तो पढ़ने से पहले सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो प्रथम प्रश्न पत्र का अगर बात करें तो वीडियो कोर्स जो है हमारे नानक क्लास ऑनलाइन ऐप पे जाएं और आपको कंप्लीट यानी संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसके वीडियो कोर्स आपको मिलेंगे। 13 अगस्त से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 15 अगस्त तक आपको यहां पर 78% का ऑफ मिलेगा। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए इच्छुक है तो आप टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हो और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और आपको पहले शेड्यूल और उस शेड्यूल के माध्यम से आपका जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर संचालित की जा रही है, वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। आज आप जितना ज्यादा कर सकते हैं परचेज करो भी, 78% का आपको ऑफ मिल रहा है। ठीक है भी, बात करते हैं आगे कि हम बात करें कि समिति में, तो समिति है, उस समिति में कौन लोग होंगे, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इधर समिति में
एक होगा मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा का विपक्ष नेता, विधानसभा का तो विपक्ष का नेता है एक, ये होगा विपक्ष नेता। इसके अलावा नंबर 5, अगर हमारे राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्ष नेता भी होगा। तो अधिकतम इस समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? 6 सदस्य हो सकते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में अगर ये समिति का गठन होता है तो राजस्थान में इस समिति में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। राजस्थान में इस समिति में 4 सदस्य होंगे, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ये लोग। कि राजस्थान में विधान परिषद का प्रावधान नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समिति में अगर मान के चलो किसी एक सदस्य का पद रिक्त है, एक सदस्य का पद रिक्त है, तो इस समिति के द्वारा की जाने वाली सिफारिश को आप किसी तरीके से खारिज नहीं करोगे, कि जो सिफारिश है वो वैलिड मानी जाएगी। और इस समिति की सिफारिश पर ही, इस समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लेना। नियुक्ति हो गई, ठीक है। और नियुक्ति के बाद में बात करेंगे कार्यकाल और अन्य प्रावधान। अब आयोग जो है, आयोग में आपकी इस पद पर नियुक्ति हो गई, तो नियुक्ति के बाद में बात करते हैं, आपके माइंड में आएगा सर शपथ वगैरह कोई दिलाई जाती है क्या? शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, शपथ का कोई प्रावधान। आपको अपॉइंट किया जाएगा और आप कितने समय के लिए काम करोगे, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यकाल जो रहने वाला है आपका, आपको यहां पर काम करना है और काम करने के लिए आपको कितना समय जो है यहां पर बिताना होगा, कितने समय के लिए आप यहां पर कार्य कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कार्यकाल के संदर्भ में, सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्या रहने वाली है, तो देखिएगा अध्यक्ष और सदस्य। दो बातें ध्यान रखनी है, पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो डिसाइड किया गया था, मूल रूप से ये कार्यकाल था। लेकिन बाद में 2019 में संशोधन किया गया। 2019 में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद वर्तमान में जो कार्यकाल है, वर्तमान में जो कार्यकाल है वो रखा गया 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। वर्तमान में ये प्रावधान है। एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि मूल रूप से आपका जो कार्यकाल था वो कितना था, आप बताओगे सर 5 या 70, अध्यक्ष या सदस्य दोनों का। अभी वर्तमान में आपका कार्यकाल कितना है, तो वर्तमान में कार्यकाल जो है वो 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कार्यकाल के संदर्भ में। अब एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कार्यकाल के संदर्भ में, वो क्या पूछा जाएगा, आपको ध्यान देना है कि क्या कार्यकाल की समाप्ति के बाद इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्य की बात करें तो कार्यकाल की समाप्ति के बाद इनकी क्या की जा सकती है, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। यानी दोबारा इसी आयोग में ये सदस्य और अध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्त हो सकते हैं।
ठीक है, लेकिन कार्यकाल की समाप्ति के बाद, ध्यान रखना, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य लाभ के पद पर इनको नियुक्त नहीं किया जाए। अन्य किसी और का सेवा में आप काम नहीं करोगे, आप इसी आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नियुक्त किए जा सकते हो। ये बात आगे इसके कार्यकाल के संदर्भ में। कार्यकाल के बाद में मैं बात करूं, काम करोगे तो आपको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? वेतन भत्ते। वेतन भत्तों के संदर्भ में प्रश्न आता है, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो करेगी राज्य सरकार। कौन करेगी? राज्य सरकार। और राज्य सरकार इनके वेतन भत्तों में निर्धारण करेगी, और यह है इनके वेतन में किसी प्रकार का, जब ये पद पर बैठकर कार्य करेंगे तो इनके वेतन में किसी भी प्रकार का राज्य सरकार परिवर्तन नहीं करे। तो राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। अगर कोई राज्य जो है ज्यादा अफोर्ड कर सकता है तो वो ज्यादा वेतन देगी, अगर कोई राज्य ज्यादा वेतन नहीं दे सकता तो वो अपने हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से इसको वेतन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं आगे कार्यकाल के संदर्भ। कार्यकाल हो गया ना, कार्यकाल, वेतन भत्ते, दोनों तीनों चीजें कंप्लीट हो गई। अब बात करें कि क्या ये अपने पद से समय से पहले त्याग पत्र दे सकते हैं या त्याग पत्र नहीं दे सकते, उसकी अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो त्याग पत्र पर बात करते हैं। देखिएगा, अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र जो है वो किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। समय से पहले अध्यक्ष और सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। ठीक है, अगर मान के चलो इनको पद से हटाना है, पद से बर्खास्त करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा, इनको पद से बर्खास्त किसके द्वारा किया जाएगा, वो चीजें समझना। कारण, किस कारण से पद से हटा सकते हैं? कदाचार, असमर्थता, ठीक है, चित्त विकृत, पागल दिवालिया, या लाभ का पद ग्रहण करता है। ये सारे कारण हैं। अगर इन कारणों से अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो हटाएगा कौन, और उस पर जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो जांच की जाएगी। अगर ये आरोप आप लगाते हो तो आरोपों की जांच करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ये ध्यान रखना, कौन जांच करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय नहीं करे काम, ये राज्य में कर रहा है, लेकिन जांच इसकी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। जांच करवाएगा कौन? जांच करवाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जांच करवाएगा। अगर ये जांच में दोषी पाए जाते हैं, राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य क्या कर सकता है? पद से बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को क्या कर सकता है? पद से बर्खास्त कर सकता है। यह बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान। ये कहानी थी इस आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में। बात करते हैं आगे को पढ़ने से पहले नाना कैलाश के द्वारा जिला दर्शन जो बुक है मार्केट में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। आप इस बुक को परचेज करने के लिए क्या कर सकते हो? क्यूआर कोड को अपने स्कैन करें या फिर हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करके आप इसका ऑर्डर करवा सकते हो, या आपके नजदीकी जो पुस्तक भंडार है वहां पर यह पुस्तक आपको मिलेगी। सबसे विशेष बात इस बुक की यह है कि वर्तमान तक जो प्रशासनिक ऑथेंटिक आंकड़े जो है प्रत्येक जिले के संदर्भ में वो हमने इस बुक में ऐड किए हैं। आपके लिए विश्वसनीय बनने वाली बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हो। बात करते हैं आगे, तो आयोग के त्याग पत्र और बर्खास्ती के बारे में अपन बात कंप्लीट कर चुके हैं।
अब करते हैं इस आयोग के कार्य और इसकी शक्तियों पर बात। आयोग जो है का मुख्य कार्य क्या है, ध्यान से सुनना। जितने भी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन उल्लंघन या उन मामलों की क्या करेगा, जांच करेगा। जो भी शिकायत की जाती है, शिकायतों पर क्या करेगा, सुनवाई करते कर उस मामले की क्या करेगा, जांच करेगा। या जितने भी जो जेल है, कारागार है, या मान के चलो सुधार केंद्र है जैसे बच्चों के लिए, उन सब की क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, जांच करेगा। और सरकार को कार्यवाही करने के लिए क्या करेगा, सलाह करेगा या सिफारिश करेगा। क्या करेगा अभी, सिफारिश करेगा। यानी कोई भी अगर विषय है जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार को उस विषय पर कार्रवाई करने की सिफारिश करे। बस यही ध्यान रखना है, ये बिंदु पकड़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, सिफारिशें कर सकता है, सलाह दे सकता है। किसी प्रकार से व्यक्ति को या संस्था को दंडित नहीं कर सकता, सजा नहीं सुना सकता, दंडित नहीं कर सकता, किसी को धनराशि की सहायता नहीं कर सकता, धनराशि की सहायता नहीं कर सकता। बाकी सारे काम मानवाधिकारों के विषय से जुड़े हैं, वो ये कार्य करेगा। उसके पास शक्तियां जो रहेगी आयोग के पास, वो एक सिविल न्यायालय के समान रहेगी। सिविल जो न्यायालय होता है उसके समान इसके पास शक्तियां होगी, और सिविल न्यायालय के समान इसके पास पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकता, बल्कि किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पर उपस्थित होने के लिए समन भेज सकता है, उस व्यक्ति के संदर्भ में जांच कर सकता है, जांच करवा सकता है, लेकिन दंडित या सजा नहीं दे सकता। कि कार्य प्रणाली ये होगी कि 1 वर्ष के भीतर का कोई भी मामला है मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ, उस मामले की ये क्या करेगा, जांच करेगा। और जांच करने के लिए एक जांच एजेंसी होगी, खुद की क्या होगी, जांच एजेंसी होगी। और इस जांच एजेंसी में क्या होगा, एक आईएएस अधिकारी होता है और एक आईपीएस अधिकारी होता है। ये 2 स्तर के अधिकारी होते हैं, और वो एक जांच एजेंसी का गठन करके इन मामलों की क्या करेंगे, जांच करेंगे। ये मानवाधिकारों के बारे में बातें थी। अब राजस्थान के जो मानवाधिकार आयोग है, इसकी बात करें तो उसके अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन है, थोड़ा सा अपना जो मैटर है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आयोग की जो धाराएं हैं मैं अभी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिएगा ये सारी जो धाराएं हैं, सबसे पहले इनको इस प्रकार याद कर सकते हो आप। देखो मेरे साथ बोलो तो याद हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं धारा 21 में आयोग के गठन की बात है। धारा 22 इसमें आयोग की नियुक्ति की बात है। धारा 23 इसमें आयोग के बर्खास्त की बात है, मतलब आयोग के सदस्य और जो अध्यक्ष है उसको बर्खास्त करने की बात है। धारा 24 इसमें आपको कार्यकाल के बारे में बात की गई। और धारा 25 में देखो कार्यवाहक अध्यक्ष की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा, इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और कार्यवाहक अध्यक्ष इसलिए नियुक्त किया जाएगा क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष किसी कारणों से काम करने में असमर्थ है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाएगी। और कार्यवाहक अध्यक्ष है वो सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाएगा, सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाएगा, किसी और अन्य को नियुक्त नहीं किया जाएगा। 26 में इनकी सेवा शर्तें और वेतन भत्तों की बात है। कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में 27 में। धारा 28 वार्षिक रिपोर्ट। मैंने कहा था 2 धाराएं मैं आपको गोल्डन धारा के रूप में बताने वाला हूं। एक तो धारा 2 है, एक तो धारा कौन सी बताई थी मैंने, धारा 2 है। इसमें परिभाषित किया गया है मानवाधिकार को। और धारा 33
इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 33 में इसको वित्तीय स्वायत्तता देता है। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब अपना बजट ये तैयार करेगा, राज्य सरकार इसको बजट उपलब्ध करवाएगी। वित्तीय स्वायत्तता की जो धारा है 33, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान। राजस्थान आयोग में वर्तमान तक 5 अध्यक्ष जो है हमारे नियुक्त किए जा चुके हैं। पहले अध्यक्ष जो थे हमारे, पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नरेंद्र एनके जैन, प्रकाश चंद टाटिया और गोपाल कृष्ण व्यास, जो वर्तमान में जीके व्यास के नाम से फेमस है, वो हमारे वर्तमान में इसके। और मैंने आपको बोला कि कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा सकता है धारा 25 के अकॉर्डिंग। और वर्तमान तक हमारे 5 कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं, अमर सिंह गुदारा, जगत सिंह, पुष्पराज सिरवी, एचआर कोड़ी और महेश चंद शर्मा। ये हमारे जो है कार्यवाहक अध्यक्ष है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन। वर्तमान अध्यक्ष की बात कर दो जीके व्यास, और सदस्य मैंने बोला था 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होने चाहिए, तो महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झाला हमारे वर्तमान में इस आयोग के सदस्य। ये कहानी थी हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग की, और राज्य मानवाधिकार आयोग को बड़े ही विस्तार से हमने देख लिया है। तो अच्छे से पढ़ना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।